हिमानी की उम्र 20 साल की हो गई थी। उसके माता पिता को दिन रात उसकी शादी की चिंता लगी रहती। हिमानी का भाई अभी छोटा था और वो 9वीं क्लास में पढ़ता था। ऐसा नहीं था कि हिमानी के लिए रिश्ते नहीं आते थे। रिश्ते तो बहुत आते थे, पर उसकी गरीबी को देखकर सब रिश्तों के लिए ना हो जाती। हिमानी की माँ, मुझे तो लगता है कि भगवान को गरीब के घर बेटी देनी ही नहीं चाहिए। सही कह रहे हो हिमानी के बाबा। लोग ये नहीं देखते कि लड़की कितनी सुंदर है, गुण क्या है। बस सबको ये लगता है कि दहेज में क्या मिलेगा। मुझे दिन रात हिमानी की शादी की चिंता लगी रहती है। मेरी गरीबी की वजह से उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। तभी हिमानी का भाई राहुल स्कूल से आ जाता है और वो अपने मम्मी पापा की बात सुन लेता है। बाबा, यहां पर आपकी गलती है। आपने दीदी को आगे पढ़ने भी नहीं दिया। अभी तक तो उनकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाती और वो कहीं जॉब कर रही होती। तू चुप कर। तू नहीं समझता, लड़कियां कितनी भी पढ़ जाएं, संभालना अगला घर ही है ना। तो फिर बैठकर बात सोच क्यों रहे हो? कर दो शादी दीदी की। मां, आज के टाइम में ऐसी सोच कौन रखता है? दीदी पढ़ाई में मेरे से ज्यादा होशियार थी। अगर आपने उन्हें आगे पढ़ने दिया होता तो कितना अच्छा होता। तुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जाके कपड़े बदल और खाना खा ले। अगर उसकी पढ़ाई पर पैसे खर्च करते तो तुझे कैसे पढ़ाते। वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मां की अगर दीदी भी नौकरी करती तो मेरी पढ़ाई हो ही जाती। राहुल गुस्से में बैग पटक कर चला जाता है। तभी हिमानी राहुल के पास आती है। माँ बाबा के ऊपर इतना गुस्सा मत हुआ करो। वो घर के बड़े हैं, वो जो सोचते हैं अच्छा सोचते हैं। क्या अच्छा सोचते हैं? दीदी, आप पढ़ाई में इतनी होशियार थी, आपको आगे पढ़ने नहीं दिया। अगर आज आप अपने पैरों पर खड़ी होती तो रिश्तों की लाइन लगी होती। चल मेरे प्यारे भैया, गुस्से को थूक और खाना खा ले। एक तो दीदी, मुझे आपके ऊपर भी गुस्सा आता है। कभी भी अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाती हो। किसके खिलाफ आवाज उठाऊं मैं? वो सब मेरे अपने हैं। बात आई गई हो जाती है। एक दिन हिमानी के घर एक औरत भंवरी आती है। वो रिश्ते करवाने वाली होती है। हिमानी की माँ सुन, मैं हिमानी के लिए रिश्ता लेकर आई हूं। बहुत बड़े लोग हैं, नौकर चाकर भी हैं घर में। हमारी हिमानी राज करेगी, राज। लड़का क्या करता है? अरे लड़का जमींदार है, बहुत बड़ा खानदान है। अगर वो इतने ही बड़े खानदान के हैं तो मुझ गरीब से रिश्ता क्यों रखेंगे? अरे उन्हें लड़की अच्छी और संस्कारी चाहिए थी। मैंने अपनी हिमानी के बारे में सेठानी को बताया तो वो तस्वीर देखकर बोली, लड़की तो अच्छी लग रही है, बात बढ़ाओ आगे। सोच क्या रही है हिमानी की माँ? हाँ कर दे, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आता। तू अगर हाँ कहे तो इस संडे लड़के वाले लड़की को देखने आ जाएंगे। चलो ठीक है, तुम उनको बोल दो कि वो आकर लड़की देख लें। एक दूसरे से मिलने में क्या बुराई है? संडे के दिन लड़के वाले हिमानी को देखने हिमानी के घर आते हैं। लड़के का नाम सोहन होता है। मुझे तो आपकी हिमानी फोटो में ही पसंद आ गई थी, अब सामने से देखने में भी बहुत अच्छी है। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। वो सब तो ठीक है बहन जी, पर मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं दहेज नहीं दे सकता। हाँ, जो बन पड़ेगा वो मैं अपनी बेटी के लिए करूंगा। अरे अरे, आप गलत मत समझना। हम लोग तो खानदानी लोग ठहरे, हम ये दहेज वहेज नहीं लेते। हमें तो बस लड़की अच्छी चाहिए थी, वो हमने देख ली। अब अगले महीने आप लोग शादी की तैयारी शुरू करो। फिर हिमानी के पिताजी हिमानी की शादी सोहन से कर देते हैं। उनसे जितना बन सकता था वो अपनी बेटी को उपहार स्वरूप दहेज दे देते हैं और दोनों बहुत खुश होते हैं कि हमने हिमानी की शादी इतने बड़े घर में की है। उधर हिमानी शादी करके बड़े घर में चली जाती है। इन लोगों का घर तो बहुत बड़ा है। क्या वजह रही होगी कि उन्होंने हम जैसे गरीब लोगों से रिश्ता किया? तभी हिमानी की सास और उसकी ननद नेहा वहां आ जाते हैं। इधर उधर यही देख रही हो ना? कभी इतना बड़ा घर और इतनी शानो शौकत तो नहीं देखी होगी ना तुमने? जी मम्मी जी, आपका घर बहुत बड़ा है।
तब भी तेरे बाबा से इतना ना हुआ कि जो उपहार दिए हैं वो हमारी हैसियत के मुताबिक देते। हमने कौन सा दहेज मांगा है, पर जो भी दिया है वो भी तो कितना घटिया है। वो सामान तो मैंने अपने नौकर को दे दिया है, उसकी बेटी की शादी अगले महीने, वो दे देगा उसको। हमारा ना सही किसी का तो भला हो। माँ, मैंने सुना है ये गरीब घर की जो लड़कियां होती हैं इनके हाथों में गजब का स्वाद होता है। तो भाभी जी, अभी आप आराम मत करो, पहले सबके लिए खाना बना लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप मुझे बता दो रसोई किधर है, मैं खाना बना लूंगी। तो फिर ये सुंदर कपड़े उतार के घर के कपड़ों में आ जाओ, इन कपड़ों में खाना बनाओगी क्या? हिमानी हैरान परेशान सी ये सब सुनती है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। अभी तो उसकी शादी को एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था और हिमानी चुपचाप किचन में जाकर सबके लिए खाना बनाती है। खाने की टेबल पर खाना तो तुम ठीक ठाक बना लेती हो, चलो अब नौकरों के हाथ का खाना नहीं खाना पड़ेगा। हाँ, खाना तो अच्छा बनाया है भाभी आपने। हाँ, बस ठीक ठाक ही है। और सुनो हिमानी, वैसे तो हमारे सोहन के लिए एक से एक बड़े घर के रिश्ते आ रहे थे, पर मुझे एक छोटे घर की लड़की चाहिए थी जो हमारे सामने कभी सर न उठाए। तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी हैसियत इस घर में कभी भी हमारी बराबर नहीं हो सकती, इसलिए कभी भी जबान मत चलाना। जी मम्मी जी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। अब कहने को तो हिमानी इतने बड़े घर की बहू थी, लेकिन हिमानी की हैसियत उस घर में एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं थी। हर छोटी छोटी बात पर उसकी सास और नेहा उसे नीचा दिखाती। एक दिन, भाभी, मेरी कुछ दोस्त घर आ रही हैं, ये कपड़े हैं मेरे, इनको पहन कर आना। आपकी पसंद मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरी सहेली के सामने मेरी इंसल्ट ना हो जाए। पर नेहा, मेरे कपड़े अच्छे हैं। कौन से कपड़ों की बात कर रही है? ये जो आपने पहने हैं, समझ आता है आपको हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से ये कपड़े नहीं है। पता नहीं कौन सी घटिया मार्केट से खरीद कर आपके बाबा ने आपको ये कपड़े दिए हैं। तभी राहुल नेहा और हिमानी की बात सुन लेता है। वो हिमानी से मिलने उसके घर आया होता है। ये आप किस तरीके से बात कर रही है मेरी दीदी से? तुम कब आए राहुल? वो मुझे कुछ नहीं कह रही, वो मुझे समझा रही थी। बस चलो चलो, तुम मेरे कमरे में आओ। राहुल को हिमानी अपने कमरे में ले जाती है। क्या कह रही थी दीदी वो आपसे? क्या आप यहां पर खुश नहीं हो? मुझे बताओ दीदी, और कुछ भी झूठ मत बोलना। हिमानी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती और राहुल को सब कुछ बता देती है। खुद कितने घटिया लोग हैं, ऊंची दुकान, फीके पकवान। तभी मैं बाबा से कहता था कि आपको पढ़ा लिखा के कुछ बना दें। तुम फिक्र मत करो राहुल, सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। हिमानी एक बेटी की माँ बन जाती है। ये लो, एक तो महारानी को हम गरीब घर से उठाकर ले आए और पहली भी लड़की ही पैदा हुई। माँ, मुझे पहले लड़का चाहिए था। हिमानी की सास हिमानी और उसकी बेटी दोनों को ही ताने देने लग गई और उनकी बातें सुन सुनकर हिमानी दिन पर दिन कमजोर होने लगी। फिर एक दिन राहुल अपनी बहन के लिए होली के त्योहार के कुछ उपहार लेकर आता है। राहुल वकालत की पढ़ाई खत्म करके प्रैक्टिस कर रहा होता है। दीदी, आप इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? क्या ये लोग आपका ख्याल नहीं रखते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है राहुल, बस कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी तो खा पी नहीं पा रही थी। और बताओ, माँ बाबा सब कैसे हैं? उन लोगों ने तो मेरी शादी करने के बाद मुझसे कभी ढंग से हालचाल तक नहीं पूछा, जैसे कि मैं उन पर बोझ थी। त्योहार पर भी ये सामान भिजवा देती हैं जिसकी कीमत इस घर में कुछ भी नहीं है। उनसे कहो कि मुझे ये सब भिजवाने की जरूरत नहीं है अब। क्या हुआ दीदी? आज मुझे आप बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। हाँ राहुल, मैं परेशान हूँ। मेरा कोई कसूर नहीं था कि मैं गरीब घर में पैदा हुई। मैं पढ़ाई में अच्छी थी। अगर माँ बाप मेरे ऊपर ध्यान देते तो मैं कुछ न कुछ कर लेती। इस तरह यहाँ पर एक गरीब बाप की बेटी बनकर जिल्लत नहीं सह रही होती। वो तो चैन की नींद सो जाते होंगे ये सोचकर कि बेटी को बड़े घर में ब्याह दिया, पर वो बेटी खुश है या नहीं है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल अपनी बहन का दुख बहुत अच्छे से समझ रहा था। तभी वो हिमानी से कहता है, दीदी, तुम अपना सामान पैक करो और गुड़िया को उठाओ। जहां तुम्हारी कदर नहीं है वहां रहने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, अपनी पढ़ाई पूरी करो। ऐसा नहीं होता राहुल, अब मेरी किस्मत यहीं पर ही लिखी हुई है। जैसे भी हालात हो मुझे यहीं रहना होगा। किन हालातों की बात कर रही हो दीदी? हालात बदलना इंसान के हाथ में होता है। तब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता था,
लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जिस घर में दो दो औरत एक औरत की परेशानी नहीं समझ सकती, वहां पर कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तभी सोहन वहां आ जाता है और राहुल और हिमानी की बातें सुन लेता है। हाँ हाँ, सोच क्या रहे हो? ले जाओ अपनी बहन को यहां से। एक तो गरीब घर की, ऊपर से पहली बेटी पैदा कर दी। राहुल गुस्से में अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसकी बेटी को लेकर वहां से चला जाता है। घर आकर वो सारी बात अपने माँ बाबा को बताता है। ये क्या किया राहुल तूने? लड़की की शादी के बाद उसका ससुराल ही उसका घर होता है। हमसे जो पन पड़ा हमने इसकी शादी में किया। तो इसमें दीदी का क्या कसूर है कि वो आपके घर में पैदा हुई? और मेरी एक बात आज कान खोल कर सुन लो। दीदी अब यहीं रहेगी और अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ी होगी। और इसके आगे मुझे कुछ नहीं सुनना। दीदी का सारा खर्चा मैं खुद उठा लूंगा। इस बात को गुजरे हुए पूरे 6 साल हो गए। आज हिमानी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है और अच्छी खासी सैलरी लेती है। अपनों और अपनी बेटी का ख्याल रखती है। राखी का त्योहार होता है और हिमानी राहुल के हाथ पर राखी बांधते हुए, राहुल मेरे भाई, सच में तुमने एक भाई होने का फर्ज अदा किया है और ये राखी बांधते हुए मुझे तुम पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। गरीब का स्मार्ट टीवी। बिरजू ई रिक्शा चलाता था और उसकी पत्नी ललिता दूसरे घरों में काम करने जाया करती थी। बिरजू का 6 साल का बेटा दीपक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करता था। हम दोनों की कमाई से घर का गुजारा किसी तरह से चल जाता है। जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमें किसी और चीज की जरूरत भी नहीं है। तुम ठीक कह रही हो ललिता। बस हमारा बेटा दीपक किसी तरह से पढ़ लिख जाए तो वो नौकरी कर सकेगा और हमसे अच्छी जिंदगी जी सकेगा। दोनों बेहद कम पैसों में ही अपना गुजारा चला करके भी खुश थे और सुखी जीवन बिता रहे थे। बिरजू सुबह सुबह रिक्शा लेकर सवारियों की तलाश में निकल पड़ता था और ललिता दीपक को स्कूल भेजकर अपने काम पर चली जाती थी। अरे ललिता, जल्दी से खाना दे दो, रिक्शा लेकर निकलना है। अभी लाती हूं। ये दीपक भी ना अभी तक सोकर नहीं उठा है, उसे स्कूल के लिए तैयार होना है। आप जरा दीपक को जगा दीजिए। बिरजू दीपक को जगाने के लिए जब उसे हाथ लगाता है तो अरे, इसे तो बहुत तेज बुखार है। अरे, इसे तो सच में बहुत तेज बुखार है। अब मैं काम पर कैसे जाऊंगी? आज काम पर जाना बहुत जरूरी है। मालकिन ने जल्दी बुलाया है। तुम मालकिन से फोन करके छुट्टी ले लो। ललिता मालकिन को फोन करती है। मालकिन, आज मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, क्या मैं छुट्टी कर लूं? छुट्टी करनी है तो अपना हिसाब कर लो और कल से काम पर मत आना। तुम्हें कहा था कि आज काम पर आना जरूरी है और तुम बहाने बना रही हो। नहीं मालकिन, मैं काम पर आ रही हूं। इसे घर पर अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? इसे आज अपने साथ लेकर चली जाओ। ललिता दीपक को बुखार की दवाई खिलाकर उसे अपने साथ काम पर ले गई। मालकिन, ये मेरा बेटा दीपक है। आज इसे बहुत तेज बुखार है, इसलिए स्कूल नहीं गया। घर पर इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं इसे यहां ले आई। मैंने इसे बुखार की दवाई खिला दी है। आपको इससे कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इससे कहो ड्राइंग रूम में जाकर बैठ जाए और तुम किचन में जाकर खाना बना लो। आज घर में मेहमान आने वाले हैं। ठीक है मालकिन। दीपक ड्राइंग रूम में जाकर सोफे के नीचे बैठ जाता है। वहां मालकिन की 5 साल की बेटी निकिता सोफे पर बैठकर स्मार्ट टीवी पर कार्टून शो देख रही थी। दीपक भी वहां बैठकर कार्टून शो देखने लगा। कार्टून शो देखकर दीपक को बहुत मजा आ रहा था और वो भूल गया कि उसकी तबीयत भी खराब है। चल दीपक, काम खत्म हो गया, अब घर चल। माँ, थोड़ी देर और टीवी देखने दो ना। नहीं बेटा, मालकिन गुस्सा करेंगी। दीपक मन मारकर मां के साथ घर जाने लगा, लेकिन उसकी नजरें लगातार स्मार्ट टीवी पर चल रहे कार्टून शो पर ही टिकी थी और वो पीछे मुड़कर बार बार टीवी की तरफ देख रहा था। ललिता उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचती है। बेटा, घर चल। माँ, हमारे घर में स्मार्ट टीवी क्यों नहीं है माँ? मुझे भी स्मार्ट टीवी पर कार्टून शो देखना है। बेटा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम स्मार्ट टीवी खरीद सकें। तेरे पापा और मैं जितना कमाते हैं उससे हमारा सिर्फ गुजारा ही हो सकता है।
तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। 2 दिन के आराम के बाद दीपक जब स्कूल जाता है। अरे यार, तूने शिवा की नई फिल्म देखी? क्या कमाल की फिल्म है, देखकर मजा आ गया। तूने कहाँ देखी? अरे घर पर, मेरे घर में स्मार्ट टीवी है ना, हम सब कुछ अपने स्मार्ट टीवी पर देखते हैं। फिल्में, कार्टून शो और बच्चों के डांस धमाल वाला प्रोग्राम, सब कुछ स्मार्ट टीवी पर देखते हैं। लेकिन मेरे घर में तो स्मार्ट टीवी नहीं है। अरे, तेरे घर में स्मार्ट टीवी नहीं है? ये कहकर कृष्णा हंसने लगता है और दीपक का मजाक उड़ाने लगता है। ये सब दीपक को बहुत बुरा लग रहा था। तू अपने पापा से बोल, तेरे लिए एक स्मार्ट टीवी खरीदेंगे। ठीक है, मैं आज ही पापा से बोलता हूँ। शाम को दीपक जब स्कूल से घर आया तो होमवर्क करने में उसका मन नहीं लग रहा था। क्या बात है, आज तेरा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है? माँ, मुझे अपने घर में स्मार्ट टीवी चाहिए। क्या स्मार्ट टीवी? तू क्या करेगा स्मार्ट टीवी का? मेरे सारे दोस्तों के घर में स्मार्ट टीवी है, वो उस पर फिल्में, कार्टून शो और दूसरे प्रोग्राम देखते हैं। माँ, मुझे भी स्मार्ट टीवी पर अपने पसंद के प्रोग्राम देखने हैं। बेटा, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, फिर अपनी कमाई से स्मार्ट टीवी खरीद लेना। हमारी इतनी कमाई नहीं है। मैं और तुम्हारी माँ दिन रात बस इसलिए इतनी मेहनत करते हैं ताकि तुम्हारी परवरिश में कोई कमी न रह जाए। हाँ, तो परवरिश में कमी तो है ना। तेरी परवरिश में हमने क्या कमी कर दी? एक स्मार्ट टीवी की कमी है। घर में मेरे मनोरंजन के लिए कुछ भी नहीं है जिससे मैं थोड़ी देर के लिए अपना दिल बहला सकूं। बिरजू और ललिता अपने बेटे की बात सुनकर उदास हो जाते हैं। उन्हें पता था कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। ठीक है, थोड़े दिन रुक जाओ, तुम्हें स्मार्ट टीवी मिल जाएगा। कहाँ से लाओगे स्मार्ट टीवी? दीपक को बोल तो दिया, लेकिन स्मार्ट टीवी कितनी महंगी आती है पता भी है। मैं कल पता करता हूँ। अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए दूसरे दिन बिरजू एक टीवी के शोरूम में जाता है। क्या चाहिए आपको? मुझे स्मार्ट टीवी खरीदना है। ठीक है, ये देखिए, ये स्मार्ट टीवी 29,000 रुपए की है। इसमें फीचर्स बहुत बढ़िया हैं। ये स्मार्ट टीवी 32,000 रुपए की है। इसमें आप अपना मोबाइल फोन भी कनेक्ट कर सकते हैं और गेम भी खेल सकते हैं। जी, सबसे सस्ती वाली दिखाइए। तो आप ये देखिए, ये स्मार्ट टीवी सबसे सस्ती है, सिर्फ 23,000 रुपए की है। इतने पैसे एक साथ देने जरूरी हैं क्या? नहीं, आपको अभी 6,000 रुपए देने होंगे। उसके बाद 2,000 रुपए हर महीने इंस्टॉलमेंट में देने होंगे। ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा। इतना कहकर बिरजू घर आ जाता है। उस समय उसके पास इतनी रकम नहीं थी कि वो शुरू के 6,000 रुपए भी दे सके। क्या हुआ, देख लिया स्मार्ट टीवी? हाँ, देख लिया, लेकिन बहुत महंगी है। पहले 6,000 रुपए जमा करने होंगे, फिर हर महीने 2,000। इतना पैसा कहां से लाओगे? तुम अपनी मालकिन से 2 महीने के एडवांस रुपए मांग लो, तो हमारे पास 6,000 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, मैं कल मालकिन से बात करूंगी। मालकिन? हाँ बोलो। वो मेरे बेटे की तबीयत खराब थी तो इलाज में ज्यादा पैसे खर्च हो गए। अब घर खर्च के लिए पैसे नहीं बचे हैं। आप मुझे 2 महीने का एडवांस दे दो। तुम्हें हर महीने छुट्टियां भी चाहिए और एडवांस भी। 2 महीने का एडवांस मैं नहीं दे सकती। तुम्हें सैलरी देने के अलावा हमारे और भी खर्चे हैं। ये लो 3,000 रुपए, 1 महीने का एडवांस, और हाँ, अगले महीने कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। मालकिन से पैसे लेकर ललिता घर आ जाती है। पैसों का कुछ इंतजाम हुआ? मालकिन ने 1 महीने का एडवांस दिया है, 3,000 रुपए। लेकिन हमें तो 6,000 रुपए चाहिए। अब क्या करें, कहां से लाएं इतना पैसा? मेरे दिमाग में एक आइडिया है। कैसा आइडिया? तुम इन पैसों को संभाल कर रख दो।
मैं दिन के अलावा नाइट शिफ्ट में भी रिक्शा चलाऊंगा। इस तरह से हमारे पास एक महीने में 3,000 रुपए से ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन आप रात में नहीं सोएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ललिता, बेटे की जिद पूरी करने के लिए हमें इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक ही तो बेटा है हमारा। हम अभी इसे सारी खुशियां देंगे तो बुढ़ापे में ये हमें 2 गुनी खुशी देगा। तुम चिंता मत करो, मैं शाम को घर आकर आराम कर लूंगा। उसके बाद रात में रिक्शा चलाने जाऊंगा। नाइट चार्ज के पैसे भी अधिक मिलते हैं। ठीक है। अगले दिन से बिरजू दिन में ई रिक्शा चलाता और शाम को घर आकर थोड़ी देर के लिए आराम करता और फिर खाना खाकर रात को ई रिक्शा चलाने निकल जाता। रात को सवारियों से उसे ज्यादा पैसे भी मिल जाते थे। ज्यादा मेहनत करने और रात में ना सोने के कारण बिरजू की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। लेकिन बेटे की जिद पूरी करने के लिए पूरे 1 महीने की मेहनत के बाद बिरजू ने पैसे इकट्ठे कर लिए थे। ये लो, पूरे 3,000 हैं। अब इसमें मेरे 3,000 मिलाकर पूरे 6,000 हो गए। अब हम अपने बेटे के लिए स्मार्ट टीवी खरीद सकते हैं। अगले दिन दोनों उसी टीवी के शोरूम में जाते हैं जहां बिरजू पहले से टीवी देखकर आया था। अरे भैया, सबसे सस्ती वाली स्मार्ट टीवी दिखा दो। ये देखिए, 23,000 की स्मार्ट टीवी है और आपकी किस्मत अच्छी है कि इस समय दिवाली सेल चल रही है और आपको इस पर 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सेल्समैन की बात सुनकर बिरजू और ललिता बहुत खुश हो जाते हैं। आपको सबसे पहले 4,500 रुपए जमा कराने होंगे और उसके बाद 2-2 हजार रुपए हर महीने इंस्टॉलमेंट के रूप में देने होंगे। ठीक है, इस टीवी को पैक कर दो। आप अपने घर का एड्रेस दे दो, ये टीवी आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा और आपके घर पर इसे फिट भी कर दिया जाएगा। बिरजू और ललिता दुकान पर पैसे जमा करके और अपने घर का एड्रेस देकर घर आ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उनके घर पर स्मार्ट टीवी आ जाता है। घर पर स्मार्ट टीवी के आने से दीपक की खुशी का ठिकाना न रहा। मेरे घर में भी स्मार्ट टीवी आ गया है। अब मैं भी स्मार्ट टीवी पर कार्टून शो देखूंगा और अपने दोस्तों को बताऊंगा। मैं स्मार्ट टीवी पर गेम भी खेलूंगा। अपने बेटे को खुश देखकर बिरजू और ललिता की आंखों में खुशी के आंसू छलक आते हैं। Please subscribe this channel.